Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. We were discussing on the topic people as a resource from last 3 to 4 classes. पिछले 3-4 क्लास से हम डिस्कस कर रहे थे कि व्यक्ति एक संसाधन कैसे है और हाउ वी कैन इंक्रीज दैट पार्टिकुलर रिसोर्स और द एबिलिटी ऑफ दैट रिसोर्स. उस संसाधन की काबिलियत को कैसे बढ़ा सकते हैं, रिसोर्स को नहीं, उस व्यक्ति को नहीं, उसकी काबिलियत को कैसे बढ़ाएं. हाउ वी कैन मेक ए ह्यूमन बीइंग एज ए प्रोडक्टिव रिसोर्स, किस प्रकार उसको संसाधन बना सकते हैं. उसमें हमने 2 फैक्टर जो इंपॉर्टेंट पढ़े थे, हेल्थ और एजुकेशन. उसके बाद हमने देखा कि हेल्थ के लिए हमने क्या कुछ प्रयास किए, कितने पीएचसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेकर और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हमने देखी, वो कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने देखी, किस प्रकार इंप्रूव हमारी कंडीशंस को दर्शा रही थी कि हेल्थ स्टेटस सुधरा है भारत में. दूसरा हमने एजुकेशन में देखा था कि हमारे कितने सारे प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए गए, नियर अबाउट 8 लाख इन इंडिया. उसके बाद कितनी यूनिवर्सिटीज नई ओपन कर दी गई, कितने टीचर्स नए रिक्रूटमेंट किए गए, उसके ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट किए गए, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई. तो हमारे यहाँ अलग प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टारगेट रखा गया कि हायर एजुकेशन हमारे पास 12th जो हमारी 5 ईयर प्लान हमारा कितनी हो जाएगी. तो हमने सारे टारगेट रखे थे हेल्थ और एजुकेशन दोनों को बढ़ाने के लिए. अब हमारे पास आता है कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की पढ़ रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स में भी हमारे पास एसेट कब है, व्हेन इट इज वर्किंग और व्हेन इट इज प्रोडक्टिव. हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स तब है जब वो प्रोडक्टिव है, उत्पादन कर रहा है, देश की इकोनॉमी में सहायक है. लेकिन अगर वो हमारे पास अनएम्प्लॉयड है, यानी कोई काम नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो हमारी एक लाइबिलिटी बन जाती है, बोझ बन जाता है हमारे ऊपर. तो उसी प्रकार इसमें देखा, पहले तो हम ये देखें अनएम्प्लॉयमेंट है क्या. अनएम्प्लॉयमेंट है क्या. अब देखो छोटा सा एग्जांपल, हमने शुरुआत जहां से की थी. शकल की जो माताजी है शीला, वो घर का काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है. उसके बाद जो छोटे भाई बहन है शकल के, सीतू और जीतू, वो सारा दिन खेलते हैं या फिर घूमते रहते हैं. तो क्या हम उनको अनएम्प्लॉयड बोल दें, क्या वो बेरोजगार हैं? नहीं. क्यों नहीं है, देखो आगे कंडीशन पढ़ेंगे. इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, यानी बेरोजगार किसको बोलेंगे, उसकी परिभाषा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होगी. अब अनएम्प्लॉयमेंट देखो आपकी बुक में जो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट, कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कब मानेंगे, व्हेन समवन इज रेडी टू वर्क ऑन द गोइंग वेजेस एंड डिडंट फाइंड अ जॉब. अगर कोई व्यक्ति जो हमारा निर्धारित वेजेस हैं, कि एक मजदूर को मान लो दिन में 300 रुपए मिलते हैं, और एक व्यक्ति काम करना चाहता है 300 रुपए में और उसको काम नहीं मिले, तो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है, वो बेरोजगार है. यानी जो वेजेस दी जाती है प्रत्येक व्यक्ति को, यानी जो सामान्य है हमारे यहाँ देने में, यानी गवर्नमेंट डिसाइड किया कि मिनिमम वेजेस कितनी होगी, उसके ऊपर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिले तो कौन है, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार है वो. लेकिन हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस है 300 रुपए, यानी एक व्यक्ति को 300 रुपए मिलने चाहिए उसके काम के बदले में. और कोई व्यक्ति काम करने से मना कर दे कि नहीं मैं तो 500 रुपए लूंगा, तो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो बेरोजगार नहीं है, सब लोग इच्छुक नहीं है काम करने का. तो अनएम्प्लॉयड कौन है, जिसको 300 रुपए की वेजेस है और 300 रुपए में काम करना चाहता है, काम नहीं मिले तो अनएम्प्लॉयड है. लेकिन तो 300 रुपए 1000 मांग ले कल को, तो बेरोजगार नहीं, इसका मतलब वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, वो करना नहीं चाहता काम. अनएम्प्लॉयड वो है जो कि गोइंग वेजेस के ऊपर काम करना चाहता है, जो भी मजदूरी निर्धारित है किसी भी काम के लिए, टीचर को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, डॉक्टर की कितनी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके अनुसार कितना पेमेंट मिलना चाहिए, आईएएस को कितना मिलना चाहिए, जो डिसाइड किया जा सकता है मजदूर को कितनी मजदूरी मिली जितनी में, उसके अनुसार अगर उसको काम मिल जाता है उतने पैसे में, तो बेरोजगार नहीं है वो. लेकिन उससे ज्यादा की मांग करे और वो डिजर्व नहीं करता हो, तो बेरोजगार तो तब भी नहीं है. बेरोजगार तब है जब वो जितना डिसाइड किया गया है उतने में अगर काम मिल जाता है, नहीं मिलता है उतने पैसे में काम होता है, वो बेरोजगार है. तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये है, इफ समवन इज रेडी टू वर्क ऑन द गोइंग वेजेस और डिसाइडेड वेजेस और द फाइनलाइज्ड वेजेस एंड डिडंट फाइंड द जॉब. कोई भी व्यक्ति उस मजदूरी के अंदर उस पैसे में काम करना चाहता हो, तो डिसाइड किया गया सरकार के द्वारा, मिनिमम डिसाइड कर दिया गया कि एक व्यक्ति को इतना पैसा मिलना चाहिए, उतना पैसा मिलता है और काम मिल जाता है, तो बेरोजगार नहीं है. बेरोजगार कब है, अगर गवर्नमेंट ने मान लो मिनिमम सैलरी डिसाइड कर दी, कोई भी इंप्लॉय होगा चाहे 4th क्लास ही क्यों, डी ग्रुप का, उसको 18,000 कम से कम मिलनी चाहिए. अगर कोई व्यक्ति काम तो करना चाहता है 4th डी ग्रेड, लेकिन उसको सैलरी इतनी सैलरी में भी काम नहीं मिलता 18, तो बेरोजगार है. यानी जो गोइंग वेजेस में काम नहीं मिले तब बेरोजगार है. अब हम बोल सकते हैं क्या शीला बेरोजगार है,
वो बेरोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाहर पैसे के बदले में काम करना ही नहीं चाहती, वो घर की देखभाल करेगी, यानी वो करना नहीं चाहती इसलिए बेरोजगार नहीं है। अगर वो करना चाहती और काम नहीं मिलता तो बेरोजगार होती, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहती तो बेरोजगार नहीं है। दूसरा जीतू और सीतू, क्योंकि हमने बड़ा सकल की एज ही 12 साल थी, तो वो तो छोटे हैं, तो इतने छोटे बच्चे को हम बेरोजगार थोड़े बोलो, कमाने लायक, वो तो डिपेंडेंट है, वो तो निर्भर है अपने पेरेंट्स के ऊपर। अब आप लोगों को बेरोजगार थोड़े बोल सकते हैं हम, क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं हुई है कमाने की। जैसे ही आप सर्वाइवल के लिए आप अर्न करना शुरू करने की एज में होंगे, जो कि हमारे यहाँ भारत में क्या है 15 ऑनवर्ड्स है, 15 कम से कम 15 साल है, 14 साल शुरू करो। 14 साल की हमने देखा किसमें देर की है हमारी, हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देके 14 साल से छोटे बच्चे से हम कोई भी इस इंडस्ट्रीज वगैरह में, आजकल तो होटल्स वगैरह में काम नहीं करा सकते, यानी 14 साल से ऊपर है तो ही बच्चा काम करने के लायक है, तब उस बेरोजगारी में काउंट करेंगे। लेकिन इससे छोटी उम्र के बच्चों को हम बेरोजगारी में काउंट नहीं करेंगे। यानी सीतू और जीतू इसलिए नहीं काउंट होंगे क्योंकि उनकी उम्र छोटी है। शीला इसलिए अनएम्प्लॉयड बेरोजगार नहीं है क्योंकि वो काम करना नहीं चाहती। मैंने पहले बताया कि कोई व्यक्ति अगर काम करना नहीं चाहता गोइंग वेजेस पर, तो बेरोजगार नहीं है। वो बेरोजगार तभी है जब वेजेस जो डिसाइड किए गवर्नमेंट उस पर काम करना चाहता और काम ना मिले तो बेरोजगार है। अब हमारे पास इसकी बेरोजगारी भी अलग अलग प्रकार है, वो देखें किस प्रकार। अगर हम गांव की बात करें तो हमारे पास 2 प्रकार की एम्प्लॉयमेंट, 2 प्रकार की बेरोजगारी है, सीजनल एंड डिसगाइज। अब बेटा देखो वापिस ध्यान से, अब वापिस थोड़ा ध्यान से देखो। पहले हमने अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन तो पढ़ ली, इफ समवन इज गोइंग टू वर्क ऑन द, इफ समवन इज रेडी टू वर्क ऑन द गोइंग वेजेस, अगर कोई व्यक्ति जो वेजेस डिसाइड उस पर काम करने को तैयार है, एंड डिडंट फाइंड द जॉब, उसको काम नहीं मिले तो बेरोजगार है। अब सीजनल में क्या है, ये हमारे देखा रूरल का मतलब गांव में तो ज्यादातर लोग किसमें हैं, खेती में जुड़े हुए, तो खेती में इस प्रकार की बेरोजगारी सीजनल पाई जाती है। किस प्रकार पाई जाती है, देखो हमारे पूरे के पूरे 12 महीने में खेती नहीं होती। आप अपने आसपास देखते हो कई बार अप्रैल में जैसे ही हमारी रबी की सीजन की कटाई हो जाती है, मई जून में ज्यादातर खेतों में फसलें नहीं होती, यानी वो 1.5, 2, 2.5 महीने जो भी है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रोजगार नहीं मिला किसान को, या उस लेबर को जो किस किसान क्या काम करता है, यानी एग्रीकल्चर लेबर, उसको काम नहीं मिला। दूसरा एग्रीकल्चर लेबर है, खेती के अंदर मजदूर का काम करने वाला व्यक्ति, उसको काम कब मिलेगा, या तो अगर मान लो धान वगैरह खेती में तो ड्रिलिंग और स्विंग, वो पौधे लगाते समय, या फिर जब घास हो जाए तो वीडिंग, खरपतवार निकालते समय, या फिर हमारे यहाँ लास्ट में हार्वेस्टिंग, कटाई और निकालते समय, और इसके बीच में जो समय आएगा उसमें वो बेरोजगार है, उनको काम नहीं मिलेगा। वो कौन सा, सीजनल, यानी सीजन के अनुसार जिसको काम नहीं मिले वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, और ज्यादातर हमारे खेती में, गांव में और खेती में पाया जाता है। दूसरा हमारे पास गांव के अंदर खेती में एक दूसरा कौन सा, डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है छिपी हुई, जो दिखाई ना दे डायरेक्ट, तो डिस्गाइज छिपी हुई जो डायरेक्ट दिखाई ना दे। तो अब ये किस प्रकार होती है, देखो हमारे यहां लगभग 60% पॉपुलेशन खेती के अंदर काम करती है, और बहुत सारे ऐसे खेत हैं जिसमें कि सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होता फैमिली के अनुसार। मान लो किसी के पास 1 एकड़ जमीन है और उस घर में 5, 6 या 8 मेंबर हैं, तो उनका पेट नहीं भर सकता उन 5 मेंबर का इसमें, लेकिन वो काम जब तक वो बाहर काम नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मिल रहा था, तो वो यहाँ काम कर रहे हैं। हमें लगता रहा वो काम कर रहे हैं, हमें वो काम करते हुए दिखाई दे रहे क्योंकि वो खेत में जाते हैं सारे, यानी वो 1 एकड़ खेत है उसके अंदर सारे काम करने जाते हैं। जो भी काम होता है, सोइंग का है, हार्वेस्टिंग का है, इरिगेशन का है, वीडिंग का है, सारा काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है तो काम तो कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयड है, काम तो मिला हुआ उनको, लेकिन एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अगर मान लो आपके पास 1 या 2 एकड़ जमीन है, मान लो 2 एकड़ जमीन है, उसके अंदर 5 आदमी काफी हैं, 5 मेंबर्स आर एनफ, यानी 5 व्यक्ति आराम से मिलकर उस 2 एकड़ में खेती कर सकते हैं। कोई प्रोडक्शन करना है 5 आदमी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उस खेत में अगर 3 व्यक्ति लगे हुए हैं, 3 व्यक्ति और जोड़ दिए हमने, यानी 8 हो गए टोटल, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि खेत की जो लिमिट थी वो तो है, उतनी ही रहेगी। अब ऐसा थोड़ी कि आदमी बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर एक खेत में हमने बीज, खाद सब कुछ डाल दिया, 5 लोग उसकी हार्वेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं, उसकी वीडिसाइड वीडिंग आसानी से कर सकते हैं।
अगर 3 और 2 दिन जल्दी तो हो जाएगा वो काम, लेकिन प्रोडक्शन थोड़े बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा, फसल तो उतनी रहेगी। तो ये 3 व्यक्ति एक्स्ट्रा हैं, यानी 5 जितना प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, लेकिन बटेगा कितने में? अगर 8 लगे तो 8 में। अगर परिवार में 8 मेंबर है तो 5 के लायक काम था, 8 लगेंगे तो बटेगा तो 8 में, यानी 3 अनावश्यक है, ये 3 नहीं होते तो प्रोडक्शन उतना ही होता और उतना प्रोडक्शन के हिस्से में ज्यादा आता। तो ये 3 क्या है? ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, यानी ये बेरोजगार तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। क्यों दिखाई नहीं दे रहे? क्योंकि काम करते हैं इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा। तो ये अनएम्प्लॉयड है, लेकिन अनएम्प्लॉयड कैसे है? डिसगाइज, यानी दिखाई नहीं, छिपी हुई बेरोजगारी, दिखाई नहीं देती खेती के अंदर। यानी एक खेत जिसमें रिक्वायरमेंट 2 की हो और 5 लगे हैं तो 3 अनएम्प्लॉयड है, 2 की बजाय 3 लगे तो 1 अनएम्प्लॉयड है, लेकिन कैसा अनएम्प्लॉयड है? वो डिसगाइज, छिपी हुई बेरोजगारी है वो। तो सीजनल तो किसी पार्टिकुलर मौसम में काम न मिले, और डिसगाइज वो जहां जरूर से ज्यादा मैन पावर लगी उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। वो लग तो रहा है काम कर रहे हैं। इसका उल्टा होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? साफ साफ दिखाई देता है। अब कोई भी व्यक्ति बाहर, आप कहीं गली से निकले गांव में या फिर आपके यहाँ शहर में, तो वहां आराम से कहीं नुक्कड़ के ऊपर बैठे ताश खेल रहे हैं, साफ पता है वो काम नहीं मिला, आराम से ताश खेल रहे हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो बेरोजगारी, बेचारे बैठ के ताश खेल रहे हैं, ये तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। रोजगार, एक व्यक्ति घूम रहा है काम ढूंढने के लिए, नहीं मिल पा रहा है उसको, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आपको दिखाई दे रहा है उसको काम नहीं मिला हो, कहीं खाली बैठा हो, घूम के आ रहा है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लग रहा है खेत में काम तो करें लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है। ये अनएम्प्लॉयमेंट तो ये भी है, लेकिन ये डिस्गाइज है। और जो व्यक्ति खुले तौर पर उसको कहीं काम नहीं मिल रहा और हमारे सामने, वो क्या है? ओपन है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ अगर गांव की बात है किस प्रकार का? 2 प्रकार का, सीजनल और डिस्गाइज। सीजनल में जो किसी पार्टिकुलर मौसम में काम नहीं मिले, यानी किसी फसल के हार्वेस्टिंग के बाद बीच में समय निकल जाए। दूसरा, जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो मजदूर का काम करता है खेती के अंदर, वो क्या करेगा? पार्टिकुलर किसी सीजन में ही काम मिलेगा उसको, जैसे सोइंग के दौरान या वीडिंग के दौरान या फिर हार्वेस्टिंग के दौरान, बाकी समय में वो खाली रहेगा, तो सीजनल है। डिस्गाइज जहां जरूर से ज्यादा लोग काम करते हो, 3 की जगह 5 काम कर रहे हैं, तो 2 डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है अनएम्प्लॉयमेंट शहर के लिए। हमने डेफिनेशन देख ली अनएम्प्लॉयमेंट की, उसके बाद गांव में देखा 2 प्रकार का है। उसके बाद अगर शहर की बात है, शहर में ज्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा उनको। आप शहरों में जाएं तो वहां आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैट्रिकुलेशन जिन्होंने 10th की परीक्षा पास करी, सीनियर सेकेंडरी पास कर रखी है, उसके बाद बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है, लेकिन दे आर नॉट फाइंडिंग एनी जॉब, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो वो बेरोजगारी है। अब इसमें भी हमारे यहाँ अलग अलग स्थितियां हैं। पैराडॉक्सिकल वर्ड इस्तेमाल हुआ, आपकी बुक अगर रेफर करें उसमें पैराडॉक्सिकल होता है विरोधाभासी। देखो उसमें एक तरफ तो हमारे यहाँ इतने सारे लोग पढ़े लिखे, रोजगार नहीं मिल रहा हो, कुछ एक हमारे यहाँ जॉब ऐसे हैं जिसके अंदर टेक्निकल स्किल चाहिए, यानी टेक्नोलॉजिकली वी मस्ट बी साउंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बढ़ाने के टेक्नोलॉजिकल साइड जो है इतनी स्किल चाहिए, बट वी डू नॉट हैव, लेकिन हमारे पास वो लोग नहीं है। उसमें डेप्थ दे रखा है बहुत ज्यादा कमी, तो उसमें दे रखा है कि एक हमारे इसमें भी स्थिति अलग अलग है। एक तरफ तो हमारे बहुत सारे बेरोजगार है और दूसरी तरफ ऐसे भी हमारे पास रोजगार है जिसके अंदर हमें स्किल की जरूरत होती है, वो ऐसी स्किल हमारे प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। यानी वी हैव टू डाइवर्सिफाई अवर स्किल्स, तो हमें अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। उसके बाद हमें जब भी हमारे यहाँ जो नई मैन पावर आती है उसको गाइड करना होगा किस फील्ड में कितने ज्यादा रोजगार है और किस फील्ड में जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि अगर हमारी अब नई जो शिक्षा नीति है, मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, जब हमारे यहाँ एजुकेशन की बात चल रही थी कि हमारी गवर्नमेंट अब 6% के आसपास चाहती है कि बजट शिक्षा पर खर्च हो, उसमें आपने 6th क्लास के बाद पहली बार हमारे कॉन्सेप्ट और लेके आ रही है सरकार की वोकेशनल एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर 6th। इसमें दे रखा है वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा, यानी 6th क्लास के बाद कोई ना कोई बच्चे को काम भी सिखाएंगे जिससे कि वो कल को अनएम्प्लॉयड बेरोजगार नहीं रहे, यानी अपना खुद का काम कर पाए कोई ना कोई। तो ये हमारे यहाँ क्या है, इससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का रोजगार लगाने में बच्चों को मदद मिलेगी। तो ये हमारे पास एजुकेशन है, उसमें जो दिक्कत आ रही है कि हमारे यहाँ मास्टर डिग्री कर ली, क्योंकि ज्यादातर हम मान लें किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से करें तो उसमें स्कोप तो लिमिटेड होते हैं और उसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो पॉसिबल नहीं है सबको रोजगार देने। लेकिन हाथ का काम करना सिखाएंगे तो व्यक्ति कहीं भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके और काम करके कमा के खा सकता है। तो इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करना होगा, स्किल जो हमारे पास वो डेवलप करनी होगी
और अलग अलग जो भी बच्चों को काउंसलिंग करनी होगी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि उसको किस साइड में किस फील्ड में जाना चाहिए जिससे कि आसानी से रोजगार मिल जाए। तो ये हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, बेरोजगारी की डेफिनेशन, उसके बाद हमने रूरल में पढ़ी सीजनल और डिस्गाइज, और शहर के अंदर हमारे यहाँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें भी हमने देखा दो प्रकार की स्थितियां हैं। एक तरफ हमारे पास बहुत सारे लोग मास्टर डिग्री किए हुए हैं, रोजगार नहीं मिलता है, यानी बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां टेक्निकल स्किल की जरूरत है लेकिन वो नहीं है, यानी वहां हमारे पास मैन पावर सफिशिएंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये जो स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट की, हाउ इट इज इफेक्टिंग एनी इंडिविजुअल और फैमिली और द इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, किसी परिवार को या उस व्यक्ति विशेष को किस प्रकार प्रभावित करता है अनएम्प्लॉयमेंट, और हमारी मैन पावर का लॉस कैसे है, किस प्रकार ये रिसोर्स हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। तो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।